हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में फोर्थ सेमेस्टर में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है और वो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव, हिंदी में बात करें तो तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक प्रक्रियाएं और संस्थाएं, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस रहा, आप सभी ने बहुत तारीफ करी। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो देखी थी, लगभग 3000 से प्लस जो हमारी मीडिया इन एजुकेशन का सब्जेक्ट जिनके पास था, उन सभी स्टूडेंट्स के इतने सारे कमेंट्स आए कि सर जो क्वेश्चन बताए थे 4 क्वेश्चन करने थे वही क्वेश्चन आए। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर एक और हाजिर हूँ और आप सभी का जो 18 को एग्ज़ाम है उससे, इस पेपर से जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए, इससे आपके पेपर में यकीनन चारों के चारों क्वेश्चन आएंगे। आपको इसके बाहर कुछ और भी नहीं पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहले एक नज़र हम जो अपने सिलेबस पे डाल लेते हैं। जैसे कि आप सिलेबस देख सकते हो, इसमें आपकी कुल 5 यूनिट्स हैं और इन 5 यूनिट्स के अंदर अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 8 चैप्टर आपके बन जाते हैं। 8 के 7 चैप्टर लगभग आपके बन जाते हैं। जैसे इस 5th यूनिट में आपके 2 लेसन है, फर्स्ट यूनिट में आपके 2 लेसन है, तो 4 लेसन यहाँ बन गए और 3 यहाँ पर, तो 4 3 7 लेसन आप सभी के बन गए और इसी हिसाब से आपके पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेडरलिज्म यानी संघवाद के बारे में, जो आपके क्वेश्चन पेपर में बनेगा ही बनेगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है कि एकात्मक और संघात्मक शासन में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन बहुत बार आप सभी से पेपर में पूछा गया है। पहली चीज आप सभी को ये क्वेश्चन करके जाना है आप सभी के पेपर के लिए। अभी इस क्वेश्चन का हम आंसर भी बताएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जब आप बेसिकली उन क्वेश्चनों को करोगे तो ये क्वेश्चन आप सभी के ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है एकात्मक शासन और संघात्मक शासन के गुण और दोष दोनों के। आपको एक तो एकात्मक शासन के गुण बताने और दूसरा संघात्मक शासन के गुण बताने। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपको इसके अंदर बताना है भारत की संघवादी विशेषताओं का वर्णन। अगर 3 क्वेश्चन मैंने एक संघवाद वाले टॉपिक से ही बनाए तो आप समझ सकते हो इसकी इंपॉर्टेंट कितनी है, ये आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। अभी तीनों क्वेश्चन के आंसर एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस आपके संघवाद से पूछे जाएंगे, लेकिन उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एकात्मक या संघात्मक होता क्या है। सबसे पहली बात तो फेडरल सिस्टम कहते हैं किसको है, हम सबसे पहले ये देखेंगे और इसके बाद में हम और चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को यहाँ पर ये एक्सप्लेन करूंगा कि संघवाद आखिर होता क्या है। तो ध्यान रखना आप सभी को, संघवाद का मतलब सिंपल सा अगर मैं आप सभी के सामने कहूँ तो संघवाद का मतलब क्या होता है कि इसे इंग्लिश में हम फेडरलिज्म बोलते हैं। और ये जो फेडरल है, ये फेडरलिज्म जो है ये जो ग्रीक भाषा के फेडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि भाई 2 या 2 से अधिक स्तर का शासन। ध्यान रखना आप सभी से पेपर में पूछा जाएगा संघवात्मक का क्या अर्थ होता है या संघवाद क्या होता है, संघवाद के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है भारत की संघवादी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की संघात्मक शासन या संघात्मक शासन की क्या विशेषता है, क्या गुण है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के तीनों चारों क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप सभी को अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप सिंपली बोलोगे संघात्मक या संघवाद का मतलब क्या होता है। तो संघवाद का मतलब बोलोगे 2 या 2 से अधिक स्तर पे जो शासन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं या फिर हम फेडरलिज्म बोलते हैं। कितना बताया मैंने, 2 और मोर लेवल, यानी 2 या 2 से अधिक आपके स्तर पर शासन। स्तर का शासन का मतलब है जनरली अगर हम देखें भारत को तो भारत एक क्या है, संघवादी शासन व्यवस्था है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत ने अपने शासन के स्तर को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो ध्यान रखना आप सभी को, भारत ने अपने शासन को 3 वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहले नंबर पे आप सभी की, अगर हम भारत की सरकार की या भारत की शासन की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। आप सभी को ध्यान रखना है 3 तरीके से शासन होता है, 3 लेवल पर। पहला होता है आपका केंद्र के स्तर पर, दूसरे नंबर पे होता है राज्य के स्तर पर और तीसरे नंबर पे होता है जिसे हम बोलते हैं स्थानीय स्तर पर।
स्थानीय स्तर पर, जिसे हम लोकल भी बोल देते हैं। अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर संघवाद का मतलब क्या होता है, लेकिन संघवाद के भी आपको पता होना चाहिए कि इसके टाइप होता है। जैसे संघवाद जो है वो दो टाइप का है, दो प्रकार का है। पहला टाइप हम बात करेंगे, क्योंकि भारत है तो भारत की बात करेंगे। भारत और कनाडा जैसे देशों में जैसे पहला प्रकार है। तो भारत और कनाडा में कैसा संघवादी सिस्टम है, तो आप सभी को याद रखना है। भारत के अंदर क्या होता है कि एक ही देश ने अपने कई टुकड़े कर रखे हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत कैसे बनता है, भारत एक देश, तो आप बोलोगे इसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। तो ये सब मिलकर एक भारत का निर्माण करते हैं। आप सभी को याद रखना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बाद एक भारत बनता है। तो भारत ने अपने आप को क्या कर रखा है, कई टुकड़ों में विभाजित कर रखा है। जैसे एक राज्य हो गया अलग, हरियाणा एक राज्य हो गया, बिहार एक राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश एक राज्य हो गया आपका, पश्चिम बंगाल एक राज्य हो गया आपका, महाराष्ट्र। ऐसे भारत ने अपने आप को कई राज्यों में विभाजित किया है और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया है। और इसके बाद भारत में 2 या 2 से अधिक स्तर पर शासन आपको देखने को मिलता है। कहीं पर आपको 3 स्तर पे भी दिखाई देता है और कहीं पर आपको 2 स्तर पे भी दिखाई देता है। लेकिन ये तो पहला प्रकार हुआ जो कि भारत में और कनाडा में। लेकिन दूसरा प्रकार एक ऐसा देश जिसमें कई देश मिलकर किसी एक को केंद्र बनाते हैं। देखो पहले प्रकार में क्या था कि एक ही देश ने अपने कई टुकड़े कर लिए और इस पे 2 या 2 से अधिक स्तर पे शासन हो रहा है। लेकिन दूसरा प्रकार ये होता है जिसके अंदर कई देश मिलकर किसी एक को केंद्र बना देते हैं और उसके द्वारा जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे वो सब पे लागू किए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था अमेरिका और स्विट्जरलैंड में मौजूद है। तो संघवाद के आपको प्रकार भी क्लियर हो जाने चाहिए यहाँ पर। अब बात आती है एकात्मक और संघात्मक, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन इसी के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है या एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो बताया गया है कि एकात्मक शासन और संघात्मक शासन की सरकारें। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हरमन फाइनर, इन्होंने अपने शब्दों में एकात्मक सरकार को एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा है कि एकात्मक सरकार वह सरकार होती है जिसमें सभी शक्तियां और अधिकार केवल एक ही शक्ति के हाथ में होता है और उसे हम केंद्र सरकार मान सकते हैं, उसे हम केंद्र सरकार कह सकते हैं। कि जहां पर एकात्मक, देखो यहाँ पर नाम में ही जाओगे आप तो आपको दिखेगा एकात्मक, एक दिखेगा, तो आप ऐसे ही पहचान जाएंगे कि एकात्मक सरकारें वे सरकारें होती है जिसमें सारी शक्ति और सारे अधिकार किसी एक के पास होते हैं या केंद्र सरकार के पास में या केंद्र के हाथ में होते हैं। और एकात्मक सरकार में केंद्र और उसके एजेंट, यानी केंद्र और उसके एजेंट का मतलब है जो उनके सहयोगी हैं, चाहे वो मंत्री हो सकता है या फिर अन्य अधिकारी हो सकता है, वह कानूनी दृष्टि से सर्वशक्तिमान होते हैं, यानी वो ही पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को चलाते हैं। दूसरे एक और विद्वान है, आप लोगों को ये परिभाषाएं जरूर लिखनी है, पेपर में आपको उसके नंबर मिलेंगे। इसके बाद में डाइसी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि सर हमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड का जो लिंक है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बाकी वो आपके लिए वहाँ पर लिंक जनरेट कर दिया गया है। तो वे सभी स्टूडेंट्स जिनको इसका लाभ लेना है वो लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने एग्जाम्स की तैयारी उनसे ज़रूर करें। तो AV जो डाइसी है, इनके शब्दों में एकात्मक राजनीति है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो ये PDF है, ये PDF का जो लिंक है मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ये पहले आधे घंटे के लिए ये बिल्कुल फ्री है जो क्वेश्चन पेपर का है, और उसके बाद आधे घंटे के बाद में इसको पेबल बना दिया जाएगा। तो अगर आपने आधे घंटे के अंदर इसको डाउनलोड कर लिया तो ये तो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, अन्यथा आपको इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप डाउनलोड करना चाहोगे। तो बाकी यूट्यूब पे तो फ्री है। इसके बाद में AV डाइसी के शब्दों में एकात्मक ऐसी राजनीतिक संगठन की ओर संकेत देती है जिसमें एक केंद्रित शक्ति नियम पूर्वक, यानी एक ही केंद्रित शक्ति है। देखो शब्दों को ध्यान से समझो, एकात्मक सरकार में ऐसे राजनीतिक संगठनों की ओर संकेत करती है, यानी एकात्मक शासन एक ऐसी शासन है जिसमें राजनीतिक संगठन जो होंगे वो कैसे होंगे, केंद्रित शक्ति। और केंद्रित शक्ति जो होगी वही क्या होगी, सर्वोच्च होगी, सर्वोच्च विधायी सत्ता होगी, यानी उसी के पास ही सारी पावर होगी और वही क्या करेगी, अपने सारे पावर का यूज करेगी। एकात्मक सरकार के कुछ उदाहरण एग्जाम्पल में दिए गए, तो जैसे यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में फ्रांस है और एक बेल्जियम नाम की कंट्री है जिसका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेलवे घनत्व है।
तो अब यहाँ पर कुछ गुण आपने पढ़े थे क्वेश्चन के अंदर कि आपको एकात्मक और संघात्मक शासन में अंतर स्पष्ट करना है और आपको इसके गुण और दोष बताने हैं। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है अब क्लियर हो जाएंगे आप सभी के, क्योंकि अब इसके अंदर हम उन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लक्षण हम कैसे पहचानेंगे, आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एकात्मक सरकारें जो है उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो जो एकात्मक सरकार है उनके लक्षण क्या है, सबसे पहले समस्त राज्य शक्ति जो होगी यानी जितनी भी पावर है वो किसके पास में होगी, केंद्र सरकार के हाथ में होती है। आपने ये परिभाषाओं में, दोनों परिभाषाओं में आपने देख लिया, और संविधान के अनुसार शासन करने की सभी शक्तियां एक ही के पास में होती है, एक ही पूरी तरीके से क्या करता है, शासन करता है। देश के समूचे शासन के लिए केवल एक ही विधानमंडल होगी, यानी एक ही पार्लियामेंट होगी, और एक ही क्या होंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्य भी एक ही होंगे। अब इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया है कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, इसीलिए ब्रिटेन के जो भी है जो भी संसद यहाँ पर आएगा, संसद आएगा, संसद लिख दिया है, गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर संसद को संपूर्ण सर्वभूता संपन्न विधानमंडल कहा गया, यानी जो ब्रिटेन के अंदर जो संसद है, गलत लिखा हुआ है इसमें, देखो 16 की बुक में भी कितना गलत लिखा हुआ है, जो संसद है उसी को ही क्या है, विधानमंडल वहां पर कहा गया है, वहां की विधानमंडल है जो। अगला है प्रादेशिक सरकारें अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त नहीं करती। सेकंड लक्षण क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने बना तो दिया केंद्र सरकार, लेकिन हर जगह पर जो केंद्र सरकार जो है वो अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती, या फिर इतना ज़्यादा बजट भी नहीं है सरकारों का, इसलिए सरकार क्या करती है, कुछ लोकल गवर्नमेंट हर जगह बनाती है। लेकिन इन लोकल गवर्नमेंट को अगर हम बात करते हैं संघात्मक की, तो वहां तो केंद्र सरकार उन्हें क्या करती है, संविधान द्वारा शक्ति प्रदान करती है। लेकिन अगर हम एकात्मक की बात करते हैं तो इन प्रादेशिक सरकारों को संविधान द्वारा शक्ति प्राप्त नहीं होती है, ध्यान रखना है। संविधान द्वारा केवल किसको शक्ति प्राप्त होती है, केंद्र को प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही एकात्मक शासन वाले देश हैं, अभी ऊपर हमने डिस्कस भी किया था, और ये एकात्मक शासन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की शासन व्यवस्था प्रादेशिक इकाई होती है। प्रादेशिक इकाई का मतलब है इसे कई वर्गों में, कई इकाइयों में विभाजित किया गया है, और ब्रिटेन में जिन्हें क्या कहा जाता है, काउंटी या आपका बूरो कहते हैं, यानी एक ही व्यक्ति को सारे पावर है। फ्रांस में प्रशासनिक विभाग होते हैं, फ्रांस में भी क्या होता है, और प्रांत स्तर पे भी होते हैं, और ये जितने भी विभाग हैं उन सबको जो भी पावर प्राप्त होगी ये केंद्र सरकार को ही केवल प्राप्त होगी। केंद्र सरकार अगर प्रांतीय स्तर पर अगर किसी को पावर दे भी रही है तो वो अपने हिसाब से देगी, ना कि संविधान के हिसाब से। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है। दूसरा, संविधान कैसा होगा, लचीला होगा। लचीला संविधान क्यों होगा, क्योंकि एक के हाथ में सारी पावर है, तो वो अकेला व्यक्ति अपने हिसाब से उन सभी पावरों का यूज करेगा, चाहे वो हित में हो चाहे वो आपके हित में ना हो। यहाँ पर आप ये कहोगे कि लचीला संविधान, एकात्मक शासन में संविधान में संशोधन प्रक्रिया बहुत ही लचीली होती है। ये लाइन याद रखनी है आप सभी को। यहाँ पर संविधान संशोधन करना उतना ही आसान होता है या उतना ही सरल होता है जितना कि एक नॉर्मली कानून बनाना होता है या उसको रद्द करना होता है। तो लचीला संविधान किस में होता है, एकात्मक में, और जटिल संविधान किस में होता है, संघात्मक में। आप इसी पॉइंट को उल्टा करके बोल सकते हो, जब संघात्मक की बात करेंगे तो वहां पर संविधान संशोधन प्रक्रिया लचीली नहीं होती, कठोर होती है। संशोधन करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब दो स्तर पे आ जाती है बातें तो वहां पर एक से तो पास हो जाता है, लेकिन दूसरा जब उस पे जाता है तो वो कई बार उसको पास ही नहीं होने देता। तो यहाँ पर हम इस तरीके से हम इसको समझने की प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट आपसे भी क्लियर है, विशेष प्रकार की न्याय व्यवस्था का अभाव। हमें यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की जो न्याय व्यवस्था है इसका क्या दिखता है, अभाव दिखता है। एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार ही क्या होती है, सर्वोच्च होती है। केंद्र सरकारी क्या होती है, सर्वोच्च होती है। आप सभी को याद रखना है कि केंद्र सरकार को ही सारे की सारी पावर मिली होती है। न्यायपालिका की भूमिका नगण्य होती है, नगण्य का मतलब ना के बराबर। और वहीं संघात्मक की बात करेंगे तो वहां पर न्यायपालिका एक मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि संविधान द्वारा केंद्र को भी और राज्य को दोनों को शक्ति प्रदान होती है, और कई बार दोनों में विवाद भी हो जाता है। तो ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या करती है, वो उनके विवादों को, वो उनके डिस्प्यूट्स को क्या करती है, सुलझाती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में एकात्मक शासन जो है इसके कुछ गुण होते हैं। गुण का मतलब है यहाँ पर उनके कुछ फायदे हैं। तो इनके क्या क्या फायदे हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। यानी राष्ट्रीय एकता का मतलब यह है कि भाई क्योंकि एक को ही पावर मिली है, तो एक जब अपने हिसाब से काम करेगा तो पूरे राष्ट्र के हित के लिए करता है। हमें संघात्मक शासन में कई बार दिखता है कि दो या दो से अधिक स्तर की सरकार है, एक स्तर की अलग सरकार है, दूसरी स्तर की अलग सरकार है, तो दोनों एक साथ सहयोग करके कभी कार्य करते नहीं। वो दोनों को दोनों क्या करती है, केवल अपने हित के लिए ही सोचती है। इसीलिए हम देखते हैं कि निर्जातीयता जो है, उन निर्जातीयता व संकीर्ण हितों में प्रभाव नहीं हो पाते।
इसके अलावा एकात्मक शासन के अंतर्गत सभी शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास में होती है, ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय निर्णय जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसमें छोटी जो इकाइयां हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होती। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एकात्मक शासन है वो राष्ट्र की एकता के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सेकेंड पॉइंट, कानून। दूसरी बात है, प्रशासन के क्षेत्रों में एक रूपता देश में होती है। क्यों एक रूपता होती है? क्योंकि एक ही स्तर का शासन है। आज के ज़माने में जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिसेंटली एक आपको बताऊंगा शासन को लेकर, हालांकि आप अलग अलग चीज़ों भी देख सकते हो। कई स्टेट ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो ये काफ़ी विवादित मुद्दा है, मैं आपको बता दूं। एक मूवी आई है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। अब वो कई राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे, जो इसे टैक्स फ्री सरकार कर रही है। कई सरकार ऐसी है जो इसको क्या कर रही है, अपने स्टेट्स में बैन कर रही है। तो अलग अलग तरीके की भावनाएं यहाँ पर हमको दिख रही है एक ही देश के अंदर। तो ये सरकार की जो नीति निर्धारण करने के जो तरीके हैं, आप इनके अंदर भी कह सकते हो कि कानून के जो प्रशासक हैं उनमें कई बार एक रूपता संघात्मक में नहीं देखने को मिलती, और वहीं जहाँ एकात्मक होता है वहाँ पर हमें एक हिसाब से देखने को मिलता है। इसके बाद में विविध क्षेत्रों में, विविध क्षेत्र का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्रों में विषमता या असंतुलन नहीं हो पाता। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है, तो भाई सीटें ज्यादा है, और सीटें ज्यादा होने का मतलब यहाँ पर क्या है, बजट भी ज्यादा मिलता है। चुनाव में उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये जो बड़े बड़े स्टेट है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई जो असंतुलन है वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एक ही का शासन है, वो जैसा चाहती है वो वैसे ही शासन होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, उदाहरण के साथ लिख सकते हो, संपूर्ण शक्ति जो है वो किसके हाथ में केंद्रित होती है? केंद्र के हाथ में केंद्रित होती है। स्थानीय सरकारें केंद्र पर निर्भर रहती है, और इसीलिए कोई पृथक स्वतंत्रता की अस्तित्व जो होता है वो बिल्कुल होता ही नहीं है। इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों में विषमता या असंतुलन नहीं हो पाता। हमारे देश के अंदर क्या है कि सबको पावर मिला हुआ है, हर एक स्टेट के अंदर सरकारों को। तो कई सरकारें ही अपनी मांग रख देती है, जनता को भड़काने की कोशिश करती है। केंद्र और राज्य कभी मिलकर काम ही नहीं कर पाते, ये ध्यान रखना है। एकात्मक शासन व्यवस्था ज्यादा लचीली होती है, भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो आप सेम चीजें यहाँ पर लिख सकते हो कि एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है, और सरकार अपनी परिस्थिति, अपनी आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन करती है, और संविधान में संशोधन भी करती है, नए कानूनों को भी जोड़ती है, और पुराने कानून जो हटाने होते हैं तो उनको हटा भी देती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में, जापान में, श्रीलंका में, फ्रांस में, इन देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है, और सारी की सारी पावर जो है वो किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में ही है। अगला है कि आर्थिक विकास ज्यादा प्रभावी होता है, यानी मुद्दा जो देखें इसके अंदर आर्थिक विकास ज्यादा होता है। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र का उद्देश्य अधिक से अधिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। राज्य प्रांत इकाइयों इनमें मजबूत निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, ऐसा माना जाता है, क्योंकि एक स्टेट जो है वो निर्णय लेगा, वो तो ज्यादातर ऐसे ही निर्णय लेगा जिसका फायदा केवल उसके राज्य के नागरिकों को होगा, वो दूसरे राज्य के नागरिकों के हित के बारे में नहीं सोचते। इसीलिए हम देखते हैं आर्थिक विकास जो ज्यादा है वो किस में देखने को मिलता है? एकात्मक शासन प्रणाली में देखने को मिलता है। अगली चीज, अभी आप अपने स्टेट में ही देख सकते हो, अपने देश के अंदर ही देख सकते हो कि अलग अलग स्टेट है। उत्तर प्रदेश में अलग सरकार है, बिहार के अंदर एक अलग सरकार है, एमपी में एक अलग सरकार है, यार यूपी और एमपी में तो मतलब बीजेपी की सरकार है। लेकिन और जगहों पर आप धीरे धीरे देखोगे तो वहाँ पर जैसे अलग अलग सरकारें हैं, तो ये सरकारें कभी भी एक दूसरे के साथ सहयोग में आकर कार्य ही नहीं करती। अगला है कि शासन व्यवस्था में व्यय कम होता है। व्यय कम होने का मतलब है जो खर्च होता है वो कम होता है। एकात्मक सरकार के अंतर्गत ये जरूरी नहीं है कि राज्य में विधानमंडल पृथक मंत्रिमंडल निर्वाचित हो जाए। आप सभी को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होता। आप सभी को याद रखना है कि राज्य में विधानमंडल यानी राज्य की जो भी क्या होगी, राज्य स्तर की जो भी क्या होगी संसद होगी राज्य स्तर की, वो अलग अलग अपने निर्वाचित नहीं हो पाती। ये आपको याद रखना है। छठा पॉइंट आप सभी के लिए आ जाता है शीघ्र निर्णय। शीघ्र निर्णय का मतलब होता है जल्दी निर्णय लेना। यानी अगर हम देखें कि एक ही सरकार होती है तो जल्दी निर्णय आ जाते हैं, एक ही स्तर की सरकारें होती है किसी भी मुद्दे पर लेकर, वहीं दो स्तर की होती है तो वहां पर हमें निर्णय लेने में देरी आती है। एकात्मक सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार ही द्वारा निर्णय लिया जाता है, इसीलिए अधिकार क्षेत्रों में ज्यादा देरी नहीं होती। वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो राज्य सरकार या स्थानीय सरकार है उनको अधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, इसीलिए उन्हें क्या किया जाता है? अस्वीकार किया जाता है। इसके बाद में अगली बात करें हम तो इसके अंदर स्थानीय एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार का मतलब यहाँ पर एकात्मक सरकार के अब कुछ दोष भी हैं भाई, अगर अच्छाई है तो उसकी बुराई भी है। सबसे पहली बात तो भाई यहाँ पर स्वशासन का, यानी इंसान
अगर आपने एक बारी एक सरकार को चुन लिया तो आप चाहो कि आपके हिसाब से स्वशासन हो, तो वो नहीं हो सकता। जो केंद्र में जैसे लोग बैठे हैं वो अब अपनी इच्छा के अनुसार ही शासन करेंगे। अब ऐसे समय में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका होती है। अगर केंद्र सरकार अपनी तानाशाही रवैये को दिखा रही है, आप चाहे उस जगह पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पावर जो पूरी वो किसके हाथ में होती है, उनके हाथ में होती है। वहीं अगर यही चीज संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, नहीं एकात्मक नहीं संघात्मक, तो यहाँ पर कई बार न्यायालय क्या करती है, इंटरफेरेंस करती है, न्यायालय दखलंदाजी देती है, और न्यायालय इन सब पर क्या करती है, महत्वपूर्ण निर्णय भी देती है। ये आप सभी को याद रखना है। किंतु समय के साथ एकात्मक शासन प्रणाली में थोड़ी बहुत अब ढील दी जा रही है, क्योंकि सबको ही पता है कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो आजकल सोशल मीडिया जनता उस पर जज करती है, जनता के वोट्स होते हैं, तो वहां पर सरकारों को थोड़ा सा अलग है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में, आपको पता है ब्रिटेन 3 स्थानों से मिलकर बना है ना, एक स्कॉटलैंड है और उसमें वेल्स है। इन दोनों स्थान पर अपनी अलग अलग उसको विधानमंडल का निर्माण करना पड़ा, यानी ढिलाई तो देनी पड़ी है शासन में। अगली बात है, केंद्रीय विधानमंडल के इर्द गिर्द ही कार्य करती है, यानी केंद्र जो भी होगा वो संसद के हिसाब से ही कार्य करेगी। और साथ साथ में इस शासन प्रणाली के अंतर्गत निर्णय जो है, निर्णय किसके हिसाब से लिए जाते हैं, अंतिम निर्णय जो होंगे वो लिए जाते हैं केंद्र के हिसाब से लिए जाते हैं, और स्थानीय लोगों का इसमें कोई भी जो है प्रभाव नहीं होता। आप कह सकते हो स्थानीय लोग जो है इसमें अपनी भूमिका को निभा ही नहीं पाते। इसीलिए जो है कि तानाशाही राज्य सरकार जो है वो कई बार तानाशाही केंद्र सरकार जो है वो कई बार तानाशाही रवैया अपना दिखाता है। इसके अलावा केंद्रीकृत नौकरशाही, केंद्रीकृत नौकरशाही का मतलब सिंपल सा ये बन जाता है कि नौकरशाही कैसी हो जाती है, केवल केंद्रों के हाथों में आ जाती है और वह अपनी शक्तियों का उपयोग अपने हिसाब से करते हैं। कई बार केंद्र सरकार के द्वारा हम देखते हैं कि सत्ता का क्या होता है, दुरुपयोग भी होता है। जैसे केंद्र सरकार को निरंकुशता और अपने हिसाब से काम करना, केवल ऐसी पॉलिसी बनाना जो ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाए जिनसे उनको वोट मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई केंद्र सरकार जो है वो अपने हिसाब से शासन करती है, और न्यायपालिका और साथ ही राज्य सरकार ऐसे में उन पर अंकुश नहीं लगा पाती। अतः बहुत सारी अधिक प्रभावशाली ये शासन व्यवस्था नहीं मानी जाती, इसलिए ज्यादातर देशों में एकात्मक शासन प्रणाली नहीं है। इसके अलावा जन कल्याण कार्यों के मामलों में जो है जनता का नियंत्रण नहीं होता। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, चिकित्सा, ये जन कल्याण के मुद्दे हैं और इस पे जनता अपनी विचार भी प्रकट नहीं कर सकती। केंद्र सरकार अपने हिसाब से निर्णय लेती है। तो फॉर एग्जाम्पल अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एजुकेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी गवर्नमेंट स्कूल में। हॉस्पिटल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ दिखी कि केजरीवाल जब आए तो यहाँ पर कुछ तो भला हुआ गरीबों का, हालांकि सबको नहीं हुआ। आज के ज़माने में एक बेसिक सी अगर किसी को सर दर्द भी होता है या किसी को अपने हल्का सा फीवर भी आ रहा है, तो वो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो इलाज करवाने नहीं जा पाता था। लेकिन आज के ज़माने में जगह जगह पर कुछ मोहल्ला क्लिनिक खुले, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा लाभ जनता को मिल पा रहा है कि वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ % लोग उसका पूरा फायदा ले पा रहे हैं। इसके बाद में निष्कर्ष की बात करें तो एकात्मक सरकार ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, श्रीलंका, इन सभी देशों में है। और यहाँ पर लगातार केंद्र जो है वो मजबूत जो इनका सिस्टम था उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं। यानी अभी मैं आपके संघात्मक शासन वाले कॉन्सेप्ट को भी बताने वाला हूँ। बस 1 सेकंड वेट करेंगे, मैं पानी पीकर आप सभी को बताने वाला हूँ। 1 सेकंड वेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, संघात्मक। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये तो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम संघात्मक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? संघात्मक की बात करेंगे। संघात्मक की बात करेंगे।
तो एकात्मक वाले से किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो एकात्मक का या तो आपसे दोष पूछ ले, आप दोनों में अंतर बता दो तो अंतर भी बता दोगे, मुझे ऐसा लगता है एकात्मक और संगात्मक में। लेकिन संगात्मक अभी और थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आपके माइंड में और क्लियर होगी। तो संगात्मक निर्माण, संगात्मक सरकारें होती क्या है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। एकात्मक को जैसे हमने डिस्कस किया, तो संघ का निर्माण के कारण क्या होते हैं, तो ऐतिहासिक कुछ कारणों को बताएंगे। सबसे पहले संघ जो फेडरल सिस्टम है ये कहां पर हुआ, सर्वप्रथम अमेरिका में। संघीय जो व्यवस्था है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है व्यवस्था, संघीय व्यवस्था के निर्माण के पीछे उपनिवेशिक व्यवस्था जो है उनसे मिली स्वतंत्रता प्राप्त करने के मूल उद्देश्य, यानी जो अंग्रेजों ने, यूरोपियंस ने, क्योंकि पता है आपको अमेरिका पे भी उन्होंने कब्जा कर रखा था, क्लास 11th में आप सबने पढ़ रखा होगा। तो उनसे आज़ादी जैसे मिली तो उन्होंने सोच लिया कि अगर हम पे कोई एक ही शासन करता है तो क्या होता है कि यहाँ पर तानाशाही हो जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें दोहरी शासन व्यवस्था अपनानी होगी। बाहरी खतरों से सुरक्षा के लिए हमें एक संघीय व्यवस्था का निर्माण करना होगा। तो आपसे सबसे पहली बात, तो संघीय व्यवस्था कहाँ पर सबसे पहले शुरू हुई, अमेरिका में। क्यों शुरू हुई, क्योंकि वो बाहरी खतरों से सुरक्षा चाहती थी। वो जानती थी कि एकात्मक शासन अगर हो गई तो उपनिवेशवादी व्यवस्था जैसी हो जाएगी और हम जो है अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में जो है भौगोलिक विशालता का भी एक रीजन है कि इतना बड़ा क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो कोई एक ही व्यक्ति इतने बड़े शासन पर शासन कर सके तो ये काफी मुश्किल है। इसकी वजह से भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई संघात्मक व्यवस्था का वहां पर अमेरिका के अंदर निर्माण हुआ है। अभी संघीय व्यवस्था के विकास के लेकर कुछ बात कही गई है। जैसे प्रसिद्ध विचारक है जिनका नाम है अलेक्जेंडर, है ना। इन्होंने क्या कहा है, एक तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन और इसके बाद में जेम्स मेडिसन, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, एक बुक लिखी है, एक पत्रिका लिखी है। इस पत्रिका में इन्होंने बताया है कि भाई एक शक्तिशाली संघीय शासन सरकार जो है वो अच्छी होती है, जिसमें इन्होंने समर्थन किया है इसका। और इन्होंने बताया है इसका रीजन ये है क्योंकि अमेरिका एक काफी बड़ी जो है भौगोलिक क्षेत्र में विकसित है, और इसके अलावा साथ ही साथ में यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर भी आप सभी को बताया रंग भेद की नीति पहले चलती थी, अमेरिका में भी ऐसा था। और इस वजह से वहां पर क्या है कि इन सभी प्राकृतिक और जो है सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए उन्होंने फेडरल जो है शब्द वो क्या है इस तरीके से गढ़ा। इसके अलावा फेडरलिज्म जो शब्द है वो क्या है आपका फेडस शब्द से बनाया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जिसका अर्थ क्या होता है आपसी रूप से समझौता। आपसी रूप से क्या होता है, समझौता, ये ध्यान रखना है आप सभी को। इसके अलावा संघीय व्यवस्था इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई है। संघीय व्यवस्था यानी एक संघीय शासन में आपका स्वशासन और सहभागी शासन है। अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से परिभाषित करते हैं। जैसे आपका जो है मुरे फोसर्थ के अनुसार है यहाँ पर संघीय राज्यों का राज्य है, यानी संघ क्या है, राज्यों का राज्य का मतलब यहाँ पर है कि कई स्टेट मिलकर, जैसे भारत के अंदर कई स्टेट्स मिलकर, अगर पॉलिटिकल साइंस में स्टेट की बात करें तो देश से होता है, कई लोग मिलकर क्या करते हैं, शासन बनाते हैं। और संघीय शासन प्रणाली में जनता केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की इच्छा के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है, ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा संघीय व्यवस्था वाले कुछ देशों की बात करेंगे तो अलग अलग है। जैसे मैंने बताया कि भाई संघीय व्यवस्था वाले कई देश हैं। जैसे यूरोप की बात करें तो जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, रूस है, ये संघीय व्यवस्था देश है। ऑस्ट्रेलिया भी एक संघीय शासन प्रणाली है। अफ्रीका महाद्वीप में भी नाइजीरिया, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका, ये सारे कैसे हैं, आप सभी के संघीय माने जाते हैं। एशिया में बात करें तो भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, ये कुछ संघीय देश हैं। तो अलग अलग महाद्वीप पर अब ये देखो ज्यादातर देशों ने अपनाया रखा है, आपने देखा है कई देशों के नाम है, हालांकि नाम तो इतने सारे हैं कि आपको याद भी नहीं होंगे, और आप पेपर में नाम ही लिखोगे तो आपको केवल नंबर नहीं मिलेंगे। तो नाम केवल इसी हिसाब से याद रखना है, क्योंकि ये कंट्रीज भी ऐसी है जिनका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। संघात्मक जो सरकारें होती हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, तो यहाँ पर आपके अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं कि यहाँ पर सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट ये है कि जहाँ पर भी संघात्मक में होगा वहाँ पर दो स्तर की, कम से कम दो प्रकार की या दो से अधिक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। जैसे केसी जो हनियर है, इनके अनुसार संघीय शासन में राज्य को प्रभु सत्ता दो या दो से अधिक स्तर पर दो सरकारें केंद्र और राज्य के बीच में बटी होती है। दोनों में से कोई भी प्रभु सत्ता सर्वोच्च युक्त नहीं होती। दोनों के क्षेत्र आपस में स्वतंत्र होते हैं और कार्य क्षेत्र बटे होते हैं। यानी जैसे हमने एकात्मक में देखा था, सर्वोच्च सत्ता जो है वो किसके पास में, सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास में। केंद्र सरकार अपने हिसाब से संविधान में इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं संघीय व्यवस्था की, तो संविधान को सर्वोच्च माना जाता है और जिसमें केंद्र और राज्य के सत्ता उन्हें अधिकार प्राप्त है, ये हम इसका बंटवारा
कर देते हैं। दूसरी चीज, शक्ति और कर्मों का विभाजन। जैसे भारत के अंदर बात करें तो संघीय शासन व्यवस्था में जो है शक्तियों का बंटवारा होता है, इसे भारत के उदाहरण के रूप में बताया गया है। यहाँ पर जैसे केंद्र सूची अलग बनाई गई है, राज्य सूची अलग बनाई गई है और समवर्ती सूची जो है वो अलग बनाई गई है। केंद्र सूची जो है उसके अंदर केंद्र सरकार बनाती है, सरकार उसे हम संघ सूची भी बोलते हैं। दूसरा, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और जो समवर्ती सूची है उसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों बनाती है। ये आप सभी को याद रखना है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए, केंद्र कौन कौन से विषय पर, जैसे रेलवे, प्रतिरक्षा, विदेश मामले, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। राज्य स्तर की बात करें तो राज्य में पुलिस, न्यायाधिकरण, कृषि और स्थानीय शासन, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? ये राज्य को है। इसके अलावा लिखित और अनियमनीय संविधान। लिखित संविधान होना संघवादी शासन व्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों के लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दूंगा एक, जिसके अंदर आप इसमें से कई सारे वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे और वहां से आप अच्छी वीडियोस को देख सकते हो। तो लिखित संविधान होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि संघवादी शासन व्यवस्था में हमने देखा 2 या 2 से अधिक स्तर पे शासन होता है। तो कई बारी देशों के बीच में, देशों के अंदर जो भी सरकारें उनके अंदर हम देखते हैं कई बार विवाद देखने को मिलता है। आप इसका एग्जाम्पल भारत में भी देख सकते हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो गया है कई मुद्दों को लेकर, जहां पर सेम सरकार है तब भी और जहां पर सेम सरकार नहीं है। आप सभी को पता है अभी जो मणिपुर है, मणिपुर में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 155 लगाया गया है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि वहां पर जो है मणिपुर जल रहा है, आपने ये भी सुना होगा। इसका रीजन ये है, देखो जहां पर सेम सरकार है, मणिपुर में आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर कुछ डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को लेकर कई लोग वहां पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कहीं पर ऐसा भी होता है जहां पर दोनों जगह पर अलग अलग सरकारें होती हैं और दोनों क्या करते हैं, दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। तो इसीलिए ये विवाद जो है वो अच्छे तरीके से निपटाए जा सकें, इसीलिए जो समझौते की सारी शर्तें हैं उसको लिखा होना जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं संघवाद एक समझौते की तरह, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन है और शक्ति का विभाजन कभी विवाद भी उत्पन्न करवा सकता है, इसीलिए समझौते के समान है। और ये जरूरी है कि इनकी साझेदारी की सारी शर्तें लिखी होनी चाहिए ताकि राज्यों को स्पष्ट रूप से ये मालूम होना चाहिए, देखो मालूम होना चाहिए, कितनी गलती है, मालूम होना चाहिए कि इनके क्या अधिकार हैं और साथ ही साथ में इन लेखबद्ध यानी जो भी लिखे गए हैं इसको भी डिफाइन करने के लिए सही है नहीं, हमें एक अलग से क्या करना होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय बनानी होगी। इसका पॉइंट नीचे बताया गया है ताकि कभी दोनों राज्यों के, दोनों तरह की सरकारों के बीच में विवाद हो जाए और वो संविधान के बोले ये संविधान के अकॉर्डिंग सही है, वो कहे नहीं ये संविधान के अकॉर्डिंग सही है, फिर तो भैया दोनों ही सही है, यहाँ पर तो विवाद ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए संविधान की व्याख्या करने के लिए संघीय व्यवस्था जहां पर भी होगी वहां पर एक तो सर्वोच्च न्यायालय होगी और ये सर्वोच्च न्यायालय कैसी होगी, तो ये स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय होगी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो सारी की सारी पावर को अच्छी तरीके से यूज करे, है ना। इसीलिए सारी की सारी चीजें लिखित रूप में ही होनी चाहिए। किस रूप में होनी चाहिए? लिखित रूप में ही आप सभी के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई भी कानून पास कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों अपने हिसाब से कानून बनाना चाहते हैं तो दोनों क्या कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राज्य सूची का कोई कानून है तो राज्य सरकार बनवा सकती है उससे। अगर फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा के थ्रू केंद्र सूची का कानून है तो भाई केंद्र सूची जो है, केंद्र सरकार जो है वो अपने हिसाब से बना सकती है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का होना अति आवश्यक है, जो कि ये चेक करे कि भाई कौन संविधान की धाराओं के अनुरूप चल रहा है या कौन धाराओं के अनुरूप नहीं चल रहा। इसके अलावा संघात्मक शासन के कई गुण बताए गए। सबसे पहली बात तो राष्ट्र में एकता स्थापित करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। क्योंकि हमने देखा था कि भाई पिछली जो एकात्मक गुण थे उसके अंदर केवल एक सरकार थी और एक सरकार हो सकता है कि क्या पता वो सबके हित के लिए काम ना कर रही हो। तो यहाँ पर अगर एक सरकार सबके हित के लिए काम नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, राज्य सरकार तो है, राज्य सरकार सबके लिए काम करेगी और राज्य सरकार जब अच्छे से काम करेगी तो फॉर एग्जाम्पल उसको जनता चुनती रहेगी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। संघात्मक व्यवस्था में राज्य का अधिक महत्व होता है क्योंकि वो जनता से ज्यादातर डायरेक्टली जुड़े होते हैं और प्रांत जो होता है वो केंद्रों से मुक्त भी होते हैं। प्रांत जो होते हैं वो केंद्रों से मुक्त होते हैं। कई बार केंद्र सरकार की जो कमियां होती है तो वो राज्य सरकार उजागर करने का भी प्रयास करती है। इसके बाद में सत्ता का विकेंद्रीकरण अति आवश्यक है, नहीं तो तानाशाही व्यवस्था पहुंच सकती है, तानाशाही व्यवस्था हो सकती है और केवल एक ही सत्ता अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए निम्न व्यक्तियों तक लाभ पहुंचे, इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण अधिक से अधिक होना चाहिए। अगला क्या है, शासन में जनता का व्यापक भागीदारी जो है वो हो पाता है इससे।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जनता व्यापक रूप से अपनी भागीदारी को क्या कर पाती है, सुनिश्चित कर पाती है। ये ध्यान रखना आप सभी को। और अगली बात करें तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा जो है वो भी की जाती है, ये याद रखना है आप सभी को। अब कुछ भाई गुण है तो कुछ अवगुण भी होंगे, कुछ कमियां भी होगी, तो कई लोग अलग अलग कमियां बताते हैं, कुछ मैंने उस टाइम भी बताया था। तो आपने देखा है कि भाई जब अलग अलग सरकारें होती है, अभी मैंने एक एग्जांपल मणिपुर का आपको दिया। अब ये वाला पॉइंट देखिए कि मणिपुर यहाँ पर पृथकवादी आंदोलन होने लगते हैं, कई बार इनके ऐसे आंदोलन होने लगते हैं राज्य सरकार को, क्योंकि हमने पावर दे दी है। अब राज्य सरकार को भी पावर दे दी है तो राज्य सरकार क्या करेगी, जब उनको अच्छी तरीके से यूज नहीं किया जाएगा, उनकी पावरों को ढंग से यूज नहीं किया जाएगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर उनको अपनी शक्ति का अच्छे से उपयोग नहीं करने दिए जाएंगे या उनको ज़्यादा अधिकार भी मिल जाएंगे तो भी वो अपने हिसाब से शासन करना चाहेगी। वो चाहेगी कि भैया हम ही अच्छे तरीके से शासन करें। और हमें ये ज़रूरी है कि हर एक देश के अंदर कि भाई केंद्र जो है और राज्य दोनों बैलेंस करते हुए शासन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच में विवाद हो रहा है, केंद्र सरकार जो है वो राज्यपाल के थ्रू राज्य के मामलों में इंटरफियर कर रही है, या केंद्र, क्योंकि आप सबको पता है हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति की तरह होता है। अगर राज्य सरकार कोई भी कानून बनाती है तो राज्यपाल हस्ताक्षर करता है। राज्यपाल जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक कानून नहीं बनेगा, और ये केंद्र सरकार के अंडर में काम करता है। तो आप सबको पता है कि केंद्र सरकार कई बारी ऐसी भी तानाशाही रवैया दिखाती है इसके अंदर, और इसकी वजह से ही जो राज्य है वो पृथकवादी आंदोलन की डिमांड करने को उजागरू रहते हैं। इसके बाद में उदाहरण की बात करें तो एक तो अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, और भारत में भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है। कुछ विचारक भारत के संघवाद के लिए बताते हैं कि भारत में संघवादी एकात्मक, ज्यादातर संघवादी जो व्यवस्था है वो एकात्मक की तरफ झुकाव है। यानी संघवाद तो होता है, देखो संघवाद में दो स्तर का शासन तो होता है, केंद्र स्तर का एक राज्य, परंतु केंद्र पूरे देश की सरकार होती है तो उसको ज्यादा पावर मिले होते हैं, और राज्य कम होती है और तो उसको कम मिले होते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको अभी इतना अच्छा दिया कि जो फॉर एग्जाम्पल एक तो बजट की बात कर दें, बजट को भी छोड़ दो, और दूसरी बात हम बजट को छोड़ दें तो राज्यपाल की बात कर दें तो राज्यपाल जो है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर देता है। आप सभी को ध्यान रखना है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कई बारी खींचतान संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुत बारी होता जाता है, यानी सरकार कुछ और, केंद्र कुछ और कहेगी, राज्य कुछ और करेगी। जैसे पश्चिम बंगाल में भी होता है और दिल्ली में भी बहुत बारी होता है। दिल्ली के अंदर भी कई बारी केंद्र सरकार जो है वो अपनी अलग अलग प्रकार के रवैये को दिखाने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए निष्कर्ष वाला है, इसके बाद फिर हम और भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि भाई निष्कर्ष के रूप में संघात्मक शासन व्यवस्था की कई सारी आलोचना होती है, लेकिन आज भी ज्यादातर देशों में अगर एकता स्थापित करनी है या फिर व्यापक रूप से हमें जनता का क्या करना है, हित में करना है, तो हमें क्या करना होगा, कॉर्पोरेट संघवाद, यानी आप सभी को संघवाद लाना होगा। और तभी साथ ही साथ में केंद्र और राज्य दोनों कदम से कदम मिलाकर क्या करती है, कार्य करती है। तो यहाँ पर आपको एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार में क्या अंतर है ये क्लियर हो गया, इसके गुण क्लियर हो गए। भारत के अंदर संघवादी शासन व्यवस्था क्या है, तो यहाँ पर आप सभी के लिए ये मैंने एक PDF तैयार किया है। इस PDF को आप पढ़ेंगे, मैं ये PDF आप सभी को फ्री में अवेलेबल करवा भी दूंगा। आपके लिए उसको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बाकी आप हमसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। तो भारत में यहाँ पर आप देखेंगे भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसके 3 रूप है, एक संघात्मक, एक एकात्मक और एक सहयोगात्मक। संघात्मक भारत के अंदर क्या है, तो भारत का संविधान जो है इसमें सर्वोच्च है। भारत का संविधान सभी सरकारों से सर्वोच्च है। सभी सरकारों को जो पावर है वो किसके थ्रू मिलता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है संविधान के थ्रू मिलता है। भारत में संसद विधानमंडल जो है वो क्या कर सकता है, संसद विधानमंडल संविधान में संशोधन कर सकता है, परंतु ये संसद या विधानमंडल किस हद तक संविधान में संशोधन करेगा ये तय कौन करेगा, ये सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। ये आप सभी को याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के पास में ये पावर है कि वो विधानमंडल यानी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध करार दे सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल, ऐसे प्रमुख अधिकारी जो है वो संविधान द्वारा कार्य करेंगे, ये बात कही गई है। पहली बात तो भारत के संघवात्मक व्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान की सर्वोच्चता है भारत में। दूसरी बात है भारत के अंदर लिखित संविधान है। आप सभी को मैंने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में भी क्लियर कराया था कि अगर हम बात करें संघवाद की, तो संघवाद क्या है, एक समझौता है किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन। इसीलिए ये जरूरी है कि भाई वो सभी शर्तें जो है वो लिखित रूप में, ताकि राज्य और केंद्र के बीच में, केंद्र और संघ के बीच, संघ और राज्य के बीच में, संघ का मतलब केंद्र से ही होता है पर कंफ्यूज कोई नहीं होएगा, तो केंद्र के बीच में मतभेद ना हो
मतभेद की संभावनाएं कम हो जाती है जब लिखित संविधान है, और साथ ही साथ में इस लिखित संविधान की जो व्याख्या है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगी, जिसके ऊपर दबाव ना केंद्र का है ना राज्य का है। अगली बात करें, भारतीय संविधान कई तरह से हमें कठोर और लचीला दिखता है। कठोर संविधान इसीलिए है क्योंकि भारत में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संशोधन करना बहुत ही ज़्यादा जटिल है, उन पे आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, और कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे आसानी से संशोधन किया जा सकता है। तो भारत में 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, आप सभी को याद रखना है। भारत में कितनी तरीके से? 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक सामान्य बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ में राज्य की आधी विधायिकाओं का भी समर्थन होना चाहिए। ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट आपसे बताया गया है ये कि भाई शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों का विभाजन है कि भाई भारत में संघ के बीच में यानी केंद्र के बीच में और जो राज्य है या स्थानीय उनके बीच में शक्ति का विभाजन हो। तो संघ सूची में इसमें बताया गया है, लगभग एक बार ये डाटा आप इंटरनेट पे चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से डाटा ठीक है, बाकी आप चेक कर लेंगे। 99 जो है विषय वो है कि कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार कानून बना सकता है। इसमें कई सारे जैसे रेल, आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बंदरगाह, हवाई, इसके अलावा सिक्के कैसे बनाएंगे, डाक व्यवस्था, संचार प्रणाली, नागरिकता, है ना, ये सब कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाएगी। आप सभी को याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक, नागरिकता, जनगणना, इन सब पे कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। वही राज्य सरकार की बात करें तो इसमें 66 विषय हैं जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको क्या कर दिया है, प्रविष्टियां भी थी इसके अंदर, वो सभी इसको हटा दी गई है। आप सभी को याद रखना, इसमें भी कई विषय आते हैं जैसे पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, ये आप सभी को कुछ मुद्दे याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा देखो कई विषय इसमें से हटा दिए गए, मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा है कि आपको एक बार डाटा जो है इसके अंदर चेक करते हुए चलना है। इसके अलावा समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची यानी जिसमें केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर कानून बनाएगी। इसमें 47 विषय बताए गए हैं, और लगभग 42वें संविधान संशोधन के बाद में 5 विषय और जोड़ दिए गए थे, और वर्तमान समय में समवर्ती सूची की संख्या जो बढ़कर कितनी हो गई? 52 हो गई है। एक बार आप डाटा इनका चेक करेंगे, इसमें कौन कौन से कानून आते हैं, तो कारखाने वाले, फैक्ट्री वाले, विवाद से संबंधित है, श्रम से संबंधित है, औद्योगिक विवाद से संबंधित है, सामाजिक सुरक्षा से, सामाजिक बीमा से, शिक्षा से, जनसंख्या नियंत्रण से, परिवार नियोजन से, ये सब कार्य जो है समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। कुछ अपशिष्टियाँ भी हैं, अपशिष्ट शक्तियाँ आप सभी को पता है कि ये कनाडा से ली गई है, और ये अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में अपशिष्ट शक्तियों को राज्य को प्राप्त है, परंतु भारत में और कनाडा में अपशिष्ट शक्ति कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र को प्राप्त है। इसमें क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थितियां जो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 और 252 के अनुसार संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ये कुछ अपशिष्टियां हैं या फिर आप कह सकते हो। अगला है न्यायालय की सर्वोच्चता, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा द्विसदनात्मक शासन, यानी शासन का जो है 2 स्तर हमको देखने को मिलता है ना, ये आप सभी को याद रखना है। तो इसमें ये पूरा का पूरा पीडीएफ है जो कि आसान शब्दों में आप सभी के लिए है, और इसको मैं आप लोगों के लिए जो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा, आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बाकी इसके अंदर समझाया गया है, जो समझना है तो आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में जो संवाद है उसकी तुलना करना है और उसमें अंतर स्पष्ट करना है, आप सभी को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है अभी, तो भारत तुलना करना है, उसका अंतर बताना है। तो भारत और अमेरिका के बीच में फेडरल सिस्टम जो है उनके बीच में क्या क्या अंतर है इसके बारे में बात करेंगे। तो भारत और अमेरिका के अंदर थोड़ा बहुत अंतर दिखता है। सबसे पहला अंतर क्या दिखाई देता है, आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के अंदर बताया था कि भारत के अंदर जो फेडरलिज्म है वो थोड़ा सा अलग है। भारत के अंदर फेडरलिज्म किस प्रकार का है, भारत ने अपने आप को ही क्या कर रखा है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया है, और जिसके बाद में 3 स्तर पे या 2 से अधिक स्तर पे भारत के अंदर शासन होता है, एक केंद्र स्तर, एक राज्य स्तर और एक आपका स्थानीय स्तर। 3 स्तर पे भारत के अंदर शासन देखने को हमें मिलता है। लेकिन अगर हम आगे की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी बात करते हैं, तो इसके अंदर भारत के अलावा कई देश ऐसे जिसमें अमेरिका, जिन्होंने क्या कर रखा है, कई देशों ने मिलकर किसी एक को केंद्र बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस, पहला पॉइंट तो आप यही बना के लिखना। सेकंड पॉइंट इसके अंदर बताया गया है कि अमेरिका का संविधान भारतीय संविधान से बहुत ज्यादा दृढ़ है। दृढ़ का मतलब समझ में अभी आपको आ जाएगा कि भारतीय संविधान की बात करें तो बहुत ही बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान में ये तो देखो जब संविधान बना था तब की बात है कि भाई इसके अंदर 22 भाग ना, 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां इस तरीके से इसके अंदर है। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत के अंदर 100 से भी अधिक बार, 100 से प्लस संविधान संशोधन हो चुके हैं। और वही बात करें अमेरिका के संविधान की तो कहा जाता है अमेरिका का संविधान ओनली 7 पेजेस का है।
ओनली 7 पेजेस का, और हमारा 1000 से भी प्लस पेजेस का संविधान है। तो वहाँ का संविधान और यहाँ के संविधान में अंतर है। दोनों देशों का संविधान लिखित है, यहाँ का भी लिखित है, वहाँ का भी लिखित है। इसीलिए संविधान में संशोधन का प्रावधान बहुत दृढ़, अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत ज्यादा क्या है, दृढ़ है। भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर 100 से ज्यादा बार संविधान संशोधन हो चुके हैं, और अमेरिका में केवल 27 बार। और अमेरिका का संविधान अगर आप देखोगे तो वो अभी से लागू नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये लगभग 18 सेंचुरी जो है आपकी 18वीं शताब्दी है, उस टाइम से संविधान बना है। अब भारत के संविधान को बने हुए 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। आप सभी को ध्यान रखना है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव अभी हमने मनाया है, तो आप सभी इसको समझेंगे। अगला क्या है, अमेरिका में सरकार का जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, और भारत के अंदर सरकार का जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म है। यानी भारत की अमेरिका, और वहाँ पर अमेरिका में क्या है प्रेसिडेंशियल, और भारत में क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म है। तो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का भी प्रमुख वही होता है, आप सभी को ध्यान रखना है, और वो ही मेन गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर भारत की बात करें तो भारत में पार्लियामेंट फॉर्म है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडलों के साथ में अपनी पावरों को यूज करता है। आप सभी को याद रखना है, दोनों में एक डिफरेंस ये भी है ना। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो 5 सालों के लिए चुना जाता है, अमेरिका की बात करें तो वो 4 सालों के लिए। 2 बार से अधिक कोई भी वहां पर पद ग्रहण नहीं कर सकता राष्ट्रपति का। और भारत में तो भैया आप सबको बताइए, जितनी मर्जी अनलिमिटेड का, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शौक है। अगली चीज़ की बात करते हैं भाई, भारत और अमेरिका के बीच में न्यायिक व्यवस्था में भी थोड़ा सा अंतर है। फॉर एग्जाम्पल भारत के अंदर बात करें तो भारत में ये बात कहा गया है कि जो न्यायालय भी है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेगी, संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेगी, संविधान के अकॉर्डिंग ऐसा है कि नहीं चलेगी। लेकिन अमेरिका के अंदर बात करते हैं तो अमेरिका में कई ऐसे संशोधन है जो वहाँ की न्यायालय जो है वो खुद कहती है कि भैया हम जो है, हमने जो निर्णय दिया है वही संविधान माना जाएगा। यानी संविधान से भी, संविधान के अंदर कई बार कुछ पॉइंट्स पे ऐसा आ जाता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो जो उस समय की वहाँ की न्यायालय कहेगी वही माना जाएगा। ध्यान रखना है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। भारत में न्यायिक प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसके अलावा भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं नागरिकता के कॉन्सेप्ट में, तो भारत में नागरिकता की अगर आप बात करोगे तो भारत में एकल नागरिकता है, आप भारत के नागरिक कहलाते हो। लेकिन अमेरिका का जो नागरिक होता है वो अमेरिका का पूरा नागरिक कहलाता है, साथ में जिस देश का होता है, चाहे वो मैक्सिको का है, चाहे वो लॉस एंजलिस का है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज है वहाँ पर। यहाँ पर बताया गया है कि भारत के अंदर जो न्यायाधीश है, भारत के संविधान में कहा गया है कि एक जिला न्यायाधीश 58 आयु तक अपने पद पर धारण रह सकता है, और उच्च न्यायालय 62 ईयर्स तक रह सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का 65 आयु तक अपनी रह सकता है ना। नागरिकता में अंतर का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, और निष्कर्ष के रूप में आप कहाँ पर कंक्लूजन ये डाल सकते हो। निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि फेडरलिज्म के अंदर कुछ विशेषताएं हैं जिसमें भारत और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका दोनों में समान है, और मगर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर वाला है। तो यहाँ पर हमने अंतरों को डिस्कस कर लिया। आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए अगले ही चैप्टर से। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, मुझे पता है। अगर जो भी बच्चा देख रहा है उसके एग्जाम में से बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, और इतना तो ऐसे टीचर जो क्लास के अंदर पढ़ाते हैं वो भी नहीं पढ़ाते जितना हम आपको वन शॉट में ही पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भाई लोकतांत्रिक शासन की प्रमुख विशेषताओं को बताना है आपको इसके अंदर। तो लोकतांत्रिक शासन की प्रमुख कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, जनता अपनी सरकार को चुनती है, जनता अपने भाग्य की विधाता होती है। जनता जो है जैसे लोगों को चुनती है, जैसे शासन के प्रकार है यहाँ पर आप देखोगे तो राजशाही है, तानाशाही है, कुलीन तंत्र है, अभिजात तंत्र है, और यहाँ पर लोकतंत्र है। तो यहाँ पर कुछ डायरेक्टली कुछ बताया गया है तानाशाही के रूप में। उदाहरण के रूप में हिटलर का शासन आपने सुना है, मुसोलिनी का शासन सुना है आप सभी ने। राजशाही में जिसमें एक ही वंश का शासन होता है, जिसमें राजशाही एक डायनेस्टी से भी हो सकता है, और कई बार अलग अलग डायनेस्टी के भी राजा हो सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में आप सभी को पता है कि भाई नेपाल में तो खैर नहीं, यहाँ पर ब्रिटेन है ना, जॉर्डन, इन सब देशों में आज भी है जहाँ पर आपको क्या मिलता है, राजशाही शासन व्यवस्था। कुलीन तंत्र ऐसा होता है जहाँ लोग होते हैं, लोग ही क्या करते हैं, शासन के अंदर अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखना है, धनी लोग ही अपनी पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं शासन के अंदर। अभिजात तंत्र जो होता है इसमें कुछ छोटे शासक वर्ग जो होते हैं उनके द्वारा शासन की बागडोर संभाली जाती है। ध्यान रखना है, अभिजात के अंदर क्या होता है, कुछ क्या छोटे छोटे शासक वर्ग होते हैं, वही होता है जैसा कि प्राचीन ग्रीस में होता था। और लोकतंत्र में आप सबको पता है कि जहाँ पर जनता जो है सरकार को खुद चुनती है, जैसा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है।
भारत का नाम इसीलिए क्योंकि भारत में हम रहते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका इसीलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र स्विट्जरलैंड और अमेरिका का ही है। अब यहाँ पर शासन के कई सारे और भी प्रकार बताए गए हैं, जैसे आपसे इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकतंत्र वाला तो पूछा ही जाता है, इसके बारे में भी। अब ऐसे शासन के प्रकार, एक अधिनायकवादी है, एक निरंकुशवादी है, एक सत्तावादी, एक संवैधानिक, एक क्या है लोकतांत्रिक, और एक आपका लोक लुभावनवाद। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई जीवन में शासन के समस्त पहलुओं पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। समाजवादी शासन व्यवस्था जहाँ पर होगी वहाँ पर अधिनायकवादी होगी, जैसे सोवियत संघ में थी। निरंकुश शासन व्यवस्था वहाँ पर होती है जहाँ पर हम देखते हैं जैसे नेपोलियन बोनापार्ट जो था, फ्रांस का था, वहाँ पर उस प्रकार का शासन था, निरंकुश शासन। बस उनका जो निर्णय ले दिया शासक ने वही माना जाएगा। सत्तावादी वह लोग होते हैं जहाँ पर क्या होता है, हो सकता है कि वहाँ पर सोशलिस्ट सिस्टम भी हो, या फिर वहाँ पर क्या है कि भाई सत्ता पर किसी ने कंट्रोल कर रखा और उसके हिसाब से ही निर्णय लिए जाएंगे। संवैधानिकवाद के अंतर्गत ये होता है कि वहाँ पर संविधान जो है, शक्ति की जो मात्रा है संविधान में द्वारा निर्धारित होती है, और संविधान ही सब कुछ होता है। संविधान के अकॉर्डिंग संतुलन होगा। लोकतंत्र और संवैधानिक थोड़ा बहुत सेम होता है। और इसके बारे में बात करेंगे हम कि भाई जो है लोक लुभावनवाद, इसका मतलब इस तरह की राजनीतिक आंदोलन या शासन द्वारा यहाँ पर जनता की इच्छा से लोग बाग शासन करते हैं, अभिजात वर्ग का विरोध प्रदर्शन करते हैं, जनता की इच्छा से शासन यहाँ पर किया जाता है। लोकतंत्र की कई सारी विशेषताएं बताई गई है। लोकतंत्र की विशेषताएं मैंने वैसे वीडियोस में भी बना रखी है, तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि उसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि लोकतंत्र ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, आप सभी को याद रखना है। ये आसान टॉपिक है, इसका क्वेश्चन का आपको जो है वीडियो वो मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको पूरा एक्सेस कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। अब वहाँ पर कुछ वीडियोस ऐसी भी मिलेगी जो आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि इग्नू वाले बच्चों के लिए लिखा हो। अब भाई लोकतंत्र है तो इग्नू के लिए एक अलग ही कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। लोकतंत्र तो लोकतंत्र ही रहेगा, चाहे सोल वाले बच्चे पढ़े या इग्नू वाले पढ़े। बात कॉन्सेप्ट की है, आपको कॉन्सेप्ट के बेस्ट तरीके सिखाए जाएंगे, चाहे वहाँ पढ़ो या, क्योंकि ऐसा मत सोचना कोई भी बच्चे कि जो चीज़ें इग्नू के टीचरों ने पढ़ाई है या इग्नू के टीचरों को के लिए या इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर ही इग्नू में पढ़ाते हैं। आपको पता है कि सैटरडे संडे क्लास होती है 6 दिन, 5 दिन आपको फ्राइडे तक वो यहाँ पढ़ाते हैं, फिर जो दिन बच जाता है उस दिन फिर वो कहाँ पढ़ाने जाते हैं, इग्नू वगैरह की क्लास लेने जाते हैं, सोल की क्लास लेने के लिए वही टीचर आपके आते हैं जो रेगुलर में पढ़ाते हैं। तो आप सभी को याद रखना है। इसमें मैं डायरेक्टली किसके बारे में बात करूंगा, देखो सत्तावादी के बारे में डायरेक्टली मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सत्तावादी के बारे में हम डायरेक्टली बात करेंगे। देखो ये रहा, सत्तावादी शासन के बारे में हम बात करेंगे। ये लोकतंत्र के बारे में सत्तावादी आखिर होता क्या। तो सत्तावादी सरकार की विशेषता, विशेष रूप में सत्ता पर मजबूती की कमान होती है, यानी सत्ता का शासन पर पूरा कंट्रोल होता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है सत्तावादी में। इसके अंदर यह शासन का वह प्रकार होता है जिसमें जो है सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता नागरिकों को मिल पाती है। दूसरा पॉइंट आपको ये निकाल के लिखना है कि नागरिकों को लोकतंत्र की भांति या लोकतंत्र की तरह इतने अधिकार नहीं होते कि वो अपने सरकार का भी विरोध कर सके या सारे काम कर सके, है ना, अपने हिसाब से घूम सके, अपने हिसाब से खा सके, अपने हिसाब से अपने मजहब को मान सके। जैसे सत्तावादी लोग चाहेंगे आपको वैसे ही करना पड़ेगा। इस प्रकार की शासन के अंतर्गत राजनीतिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, राजनीतिक बहुबाल बहुत ही सीमित होती है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी ज़्यादा नहीं होती, राजनीतिक अधिकार भी ज़्यादा नहीं होते, और राजनीतिक बहुलता भी आपको नहीं होती। साथ ही साथ में आप ये भी लिखेंगे इसके अंदर कि भाई न्यायिक और साथ ही साथ में कार्यकारी और विधायी शक्ति जो है वो सारी की सारी सत्तावादी लोग ही उपयोग करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग ही वो माना जाता है। आज भी कई सत्तावादी शासन लोकतांत्रिक प्रणाली कई देशों में, जैसा कि हमने बताया चीन के अंदर भी मौजूद है सत्तावादी शासन तंत्र, तो वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की शासन है। कई देशों में ऐसा है कि भाई दलीय शासन व्यवस्था है, सेना जो वहाँ पर शासन कर रही है, तो वो भी क्या है सत्तावादी शासन के ही अंतर्गत आता है। सत्तावादी शासन जो है उसके सामने क्या क्या बताएं, कई सारे पॉइंट्स बताएं। सबसे पहले पॉइंट बताया गया इसके अंदर कि सत्तावादी सैनिक लोकतंत्र से लेकर चुनावी सत्ता तक हो सकता है, और पारंपरिक सत्तावादी शासन वे है जहां पर संरक्षक ग्रहण संबंधित, यानी फॉर एग्जाम्पल शासक कौन है और अगला शासक कौन बनेगा ये डिपेंड करता है जो अभी रूल कर रहा है इसके ऊपर। नौकरशाही सैनिक तंत्र होता है, और सैनिक तंत्र के अंदर अंतर्गत ही शासन वहां पर होता है। अच्छा, इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको देखना है सत्तावादी शासन में बहुत ही
नियंत्रित शक्ति संरचना होती है। इसमें आमतौर पर एक विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, यानी सारा पावर किसी एक के हाथ में होता है, तो पूरी तरीके से केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। केवल राजनीतिक शक्ति नहीं बल्कि केंद्रीकृत भी है। इसके अंदर में आर्थिक शक्ति भी अत्यधिक केंद्रीकृत देखने को मिलती है, याद रखना है। इसके अलावा गैर लोकतांत्रिक देश व्यवस्था में जैसा होता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हो, यहाँ पर लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होती। सत्तावादी शासन का मुख्य पहलू यह है कि इसमें बहुलवाद का अभाव होता है। एक पॉइंट ये भी आपको निकालना है, राजनीतिक बहुलवाद का अभाव कहाँ पर देखने को मिलता है? सत्तावादी में। इस तरह के शासन में किसी भी प्रकार का विरोध वगैरह नहीं किया जा सकता, इसका बहुत कमी होता है क्योंकि इतने आपको अधिकार मिलते नहीं। प्राय ये देखा गया है कि शासन में हिंसाएं होती हैं, दमन होता है, जो भी विरोध करता है, जिनके सर उठते हैं उनके सर कुचल दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, गुप्त हत्याएं करवाई जाती हैं। ध्यान रखना है आप सभी को। गिरफ्तारियां होती हैं और बिना समन के, बिना कोई उसके अरेस्ट कर लिए जाते हैं, जैसा कि नाजी शासन में हिटलर के टाइम पे होती थी। जितने जासूस, उनके ऊपर जो भी जासूस बहुत तेजी तरीके से निगरानी रखते थे कि कोई हमारी बातों को लीक ना कर दे, और जो ऐसा पकड़ा भी जाता था तो उसको भाई भी बहुत कठोर सजा भी दी जाती थी। आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा अनिश्चित काल तक शासन करने का यहाँ पर हमें चिन्ह देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में ऐसे कई नेता उभर कर हमारे सामने आए हैं जो जनता के लिए चयनित हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को सत्तावादी घोषित कर दिया है। सत्तावादी शासन की एक विशेषता यह है कि नागरिक स्वतंत्रता भी बहुत सीमित देखने को मिलती है और नियंत्रण करने का प्रयास भी किया जाता है। सत्तावादी शासन में बड़े पैमाने पर लामबंदी तथा जो है राजनीतिक मामलों में राजनीतिक भागीदारी, जो है क्रूर दमनता, ये सारी की चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता भी दिया। और साथ ही साथ में कई सारे देश ऐसे हैं जो वर्तमान समय में आज भी वहां पर सत्तावादी शासन है, लेकिन कई देश में सोवियत संघ के पतन के साथ ही इसका पतन हो गया था, जैसे यूरोप के ज़्यादातर देशों में। लेकिन आज भी एशिया के या फिर अफ्रीका के कई देशों में सत्तावादी हमें शासन देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। अधिनायक का मतलब क्या होता है? तानाशाह। तो तानाशाह की क्या क्या विशेषता है आपको याद रखना है। इसके अंदर बताया कि भाई लोगों को नाजी व एक तो निजी और दूसरा सार्वजनिक, दोनों प्रकार की अधिपत्यता राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल इसमें अधिनायक में बताया गया है कि भाई निजी और सार्वजनिक दोनों ही नियंत्रण किसके हाथ में होती है? तानाशाहों के हाथ में होती है, आप सभी को ध्यान रखना है। और ये तानाशाही रूप बेसिकली किन का होता है? अधिनायकवाद के अंदर मैंने आप सभी को अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये एक ऐतिहासिक अधिनायकवाद होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग विद्वान दिए, जैसा कि एडोल्फ हिटलर है, इटली के मुसोलिनी है, सोवियत संघ के स्टालिन है। ये तानाशाही थे और इन तानाशाही की क्या क्या विशेषता बताई गई है। तो सबसे पहली विशेषता, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पे पूर्ण नियंत्रण होता है। ध्यान रखना है, हर एक क्षेत्र पे नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता दी जाएगी, कितने उनको अधिकार दिए जाएंगे, कैसा उन पे शासन होगा, ये सारा का सारा कौन निर्धारण करता है? अधिनायक तंत्र निर्धारण करता है। शासन न केवल राजनीतिक अधिकारों तक बल्कि लोगों की अर्थव्यवस्था, शैक्षिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक हर एक मामले में वो हस्तक्षेप करते हैं। एक दल का हाथ में सत्ता केंद्रित होती है, जैसे हिटलर के नाजी हाथों में था, फासिज्म था, और सोवियत संघ का स्टालिन का हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता जो है वो सकेंद्रीय, यानी एक ही हाथ में केंद्रित होती है, और ऐसी प्रणाली में वैचारिकों को ज्यादा अधिकार नहीं मिला होता है। आप सभी को ध्यान रखना है, विचारक सरकार के विरुद्ध अपनी आवाजें जो है वो नहीं उठा पाते। अर्थव्यवस्था पे भी पूर्ण नियंत्रण होता है, सरकार को कितना टैक्स देना है, कौन कौन लोग जो है वो नौकरी करेंगे, कौन कौन लोग बिजनेस करेंगे, कौन कौन मजदूरी करेंगे, ऐसी चीजें भी यहाँ पर चिन्हित की जाती है। और साथ ही साथ में अधिनायक शासन से संबंधित राज्य व्यवस्था में पूर्ण तरीके से नियंत्रण इनके द्वारा किया जाता है। राज्य के सभी प्रमुख निर्णय जो होते हैं या वितरण जो होता है वो इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। एक सेकेंड वेट करेंगे, पानी पी लेंगे। इसके बाद में बताया गया है कि जन निगरानी, जनता पे वो बिल्कुल निगरानी रखते हैं, और साथ ही साथ में इसके लिए वो जासूस भी रखते हैं, खुफिया पुलिस सेवा भी रखते हैं, और ये ना केवल अपने देश में बल्कि अपने देश के विदेश में भी, ताकि हमारे शासन के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जनता कैसा सोचती है। और नाजी ने इसका इतिहास में सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है भी, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर निगरानी के कार्यक्रम शुरू करवाए थे। अभिव्यक्ति और आलोचना की स्वतंत्रता का दमन,
हमें दिखता है अधिनायक तंत्र में कि लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी नहीं होती, उनकी स्वतंत्रता का दमन किया जाता है। यहाँ पर आप सरकार के खिलाफ आलोचना ही नहीं कर सकते। आप राज्य के खिलाफ कुछ अगर छापना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, तो स्वतंत्र होकर आप, मीडिया यहाँ की स्वतंत्र नहीं होती। ये राज्य द्वारा या जो भी शासक है अधिनायक तंत्र में, उनके द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। और ये पूरी तरीके से बल और हिंसा पर क्या होता है, आधारित होता है, ध्यान रखना है। हिंसाओं पर आधारित होता है। जो शासन को नहीं मानता, ये उनको नहीं मानते। आप सभी को ध्यान रखना है। अधिनायक तंत्र और शासनवादी के बीच में अंतर क्या होता है, तो ये अंतर पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है सबसे, क्योंकि कई बार दोनों चीजें लोग बाग कॉमन समझ लेते हैं। हालांकि ज्यादातर चीज कॉमन है, लेकिन थोड़ी बहुत अंतर भी है। जैसे जहां पर भी अधिनायक तंत्र होगा, अधिनायक तंत्र में क्या होगा कि एक ही, और सत्तावादी जो है, दोनों में एक ही लोग एकाग्रता से शासन करते हैं। अधिकार दोनों में जनता को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि बल का उपयोग, राजनीतिक स्वतंत्रता है का अभाव और राजनीतिक शक्ति एकाग्रता आदि जैसे एक अधिनायक शासन और सत्तावादी दोनों का ही एक अनु विशेषता है। फिर भी ये प्रश्न उठता है कि दोनों में क्या फिर अंतर है, तो अंतर यह है कि मौलिक विशेषताओं में अधिनायकवादी और सत्तावादी शासन के बीच अंतर यह है कि अधिनायक शासन जीवन के हर पहलू, सामाजिक, निजी, सभी पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। कौन? अधिनायक। अधिनायक जो है वो क्या करता है, पूर्ण रूप से क्या करता है, पूरे शासन पर अपना कंट्रोल करता है। ना केवल राज्य आदि क्रियाओं पर, आर्थिक क्रियाओं पर, बल्कि सांस्कृतिक जीवन, हर एक जगह क्षेत्रों पर वो क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, वैचारिक आदान प्रदान। दूसरी ओर जो सत्तावादी लोग होंगे वो क्या है कि मजबूत एकाग्रता बल का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्रता की कमी की विशेषता होती है यहाँ पर, यानी स्वतंत्रता कम होती है लोगों के बीच में, और साथ ही साथ में ये जीवन के हर पहलू पर आपका कंट्रोल नहीं करते। अगला आप सभी का कॉन्सेप्ट बनता है लोक लुभावनवादी शासन। यानी लोक लुभावन, देखो नाम में लोक का मतलब जनता, लुभावन है जनता को जो लुभाए, पसंद आए, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को याद रखना है कि हाल ही के दिनों में देखा जा रहा है इस शब्द का काफी व्यापक रूप से, निश्चित रूप से उपयोग हो रहा है। राजनेता और नेताओं को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाने लगा है, जिनकी पहचान व्यापक व जन अपील और प्रभावी जो है आंकड़ों के रूप में की जाती है। लोकप्रिय हस्तियां, है ना, जिन्हें करिश्माई व्यक्तित्व होता है जिन नेताओं का, जो पूरे चुनाव का जो है, पूरे चुनाव का जो रंग रूप है वो केवल उन जो नेताओं हैं उनके ऊपर ही, सेलिब्रिटी की तरह नेता होते हैं, उन पे डिपेंड करता है। और ज्यादातर जहां पर लोकतंत्र होता है वहां पर हमें देखने को मिलता है कि लोक लुभावनवादी शासन, यानी वहां पर लोकतांत्रिक शासन नहीं, क्योंकि जनता अपने लोगों को नहीं चुन रही। जो जनता को ज्यादा लुभाता है, जो जनता को ज्यादा आकर्षित करता है, जनता केवल उनको चुनती है। ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूर्णतः प्रतिनिधित्व पर आधारित रहा है और ये अलग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विभिन्न प्रकार के आंदोलन से हमें देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना आप सभी को। लोक लुभावन शब्द जो है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इन शब्द का एक परिभाषा देना एक काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, लेकिन फिर भी हमने इसको समझाने का प्रयास किया। पहली बात तो लोक लुभावन बात को राजनीतिक आंदोलन या उन सभी नेताओं के रूप में पहचान किया गया है जहां पर आम जनता उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। दूसरा, लोक लुभावन शासन और आंदोलन में सबसे बुनियादी विशेषताओं में यह है कि लोगों की इच्छा और प्रतिनिधित्व करने के लिए वे दावे करती है। ये आप सभी को याद रखना है। ये सारांश है लोक लुभावनवादी। कोई ज्यादा कोई वैसे शॉर्ट नोट में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो आपको परेशानी होना है इस वाले क्वेश्चन के लिए। लोकतंत्र और सत्तावादी सरकार में क्या अंतर है, तो लोकतंत्र और सत्तावादी सरकार में कर लोगे आप अंतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, FTPT क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको हिंदी में बोल रहे तो सर्वाधिक मत मतलब होता है वोट के आधार पर जीत की प्रणाली, आधार पर जीत की प्रणाली। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीता है, चाहे उसको एक ज्यादा मिले चाहे उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। ध्यान रखना है हमेशा। तो वैसे निर्णय तो जीत के इसी हिसाब से होता है, लेकिन सर्वाधिक मत में क्या होता है, कोई कोटा नहीं होता, इसके अंदर कोई बहुमत नहीं होता। इसके चक्कर में हम देखते हैं जिसको ज्यादा मिला वो जीता। आप सभी को याद रखना है। तो इन दोनों पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, तो डायरेक्टली इन्हीं पे बात करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा गया है ना, आपसे पूछा जाएगा मेजोरिटी क्या कहते हैं, मेजोरिटियन होता है, वैसे मेजोरिटियन लिखा हुआ है, मेजोरिटियन होता है, आपको ध्यान रखना है। हिंदी में बहुत कुछ गलत भी लिखते हैं, मेजोरिटियन होता है, गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर
बहुसंख्यक प्रणाली में उन दो को परिभाषित किया जा सकता है जहां पर जैसे जितने उम्मीदवार हैं, मेजोरिटी को क्या कहते हैं, पहले मेजोरिटी समझाते हैं हम आपको। जैसे फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने वोट डाला, कितने लोगों ने, 100 लोगों ने वोट डाला, तो इन 100 लोगों के वोटों में, इन 100 लोगों के वोटों में आधे लोग हो गए 50, और आधे से किसी को एक ज़्यादा मिलेगा तो उसने मेजोरिटी का आंकड़ा पा लिया। यानी फॉर एग्जांपल जितने भी वोट 100 वोट डाले गए तो उसमें आधे से ज़्यादा, आधे से एक वोट ज़्यादा होता है, वही क्या कहलाता है, आप सभी को ध्यान रखना है, मेजोरिटी कहलाता है। यानी बहुमत बोलते हैं, शुद्ध बहुमत, या इसे हिंदी में विशेष बहुमत कहते हैं। ये तो हो गई बहुमत वाली बात। लेकिन कई बारी ऐसा भी होता है कि किसी भी पार्टी को कई बारी बहुमत मिलता ही नहीं, बहुमत ना मिलने की वजह से क्या उनकी सरकार ना बने, तो जी ऐसा नहीं है, वहां पर सरकारें भी क्या होती है, बनती है। लेकिन वहां पर क्या देखा जाता है, फिर हम देखते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में हमें देखते हैं जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव में क्या होता है, जीत जाता है। ध्यान रखना आप सभी को, इसके अंदर कई सारी कमियां ये होती है कि इसमें अनुपातिक न्याय का ही अनुसरण नहीं करता। कि इसका अनुसरण नहीं करता, अनुपातिक न्याय का ही अनुसरण नहीं करता। अनुपातिक न्याय का मतलब है अगर किसी को बहुमत मिले या ना मिले, लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई बस उसको ज्यादा वोट मिले तो वो जीत गया है। ये आमतौर पर भारत जैसे देशों में हमें देखने को मिलता है। वही अनुपातिक प्रणाली देखें तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में हमें देखने को मिलता है। भारत के अंदर अनुपातिक प्रणाली का चुनाव केवल राष्ट्रपतियों के लिए ही किया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अब देखो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, उसके बारे में थोड़ी सी और मैं बता दूं आपको बात कि कई बारी इसके कारण क्या है कि लोग जो है वो लोकतंत्र को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अनुपात में क्या होता है, पहले ही हम ये देखते हैं कि किस अनुपात में जनता जो है लोगों को पसंद, जनता जो है वो अपने उम्मीदवारों को पसंद करती है या नहीं करती। तो पहले कोटा निर्धारण कर लिया जाता है और उसके बाद ही उसमें क्या होता है, वोटिंग होती है, आप सभी को याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट नोट के लिए, तो इसकी गुण और दोष बताने, इसका भी मैं आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसका भी लिंक आप देख लोगे, वहाँ पर क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। मिश्रित चुनाव प्रणाली की विभिन्न विशेषताओं को बताइए, जिसमें हमें अनुपातिक प्रणाली के गुण भी देखते हैं और ये भी गुण देखते हैं। तो आप दोनों क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। निर्वाचन प्रणाली का मतलब है कि चुनाव में आप किस तरीके से जो है अपनी सरकार का जो है क्या करते हो, आप चुनाव करते हो, ये निर्वाचन प्रणाली कहलाती है। अलग अलग देशों में निर्वाचन प्रणाली अलग अलग प्रकार की होती है। कहीं पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है और कहीं पर ही क्या है, आप सभी को ध्यान रखना है, कहीं पर अनुपातिक प्रणाली है। तो इसके गुण और आपको इसके दोष बताने, इसके गुण और दोष सिंपल से हैं कि भाई जीत जो है वो आसानी से निर्धारित हो जाती है। दोष ये है कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम केवल व्यक्ति पूजा जैसे हमारे देश में होती है, केजरीवाल जी तो केजरीवाल जी, मोदी जी तो मोदी जी, राहुल जी तो राहुल जी, यानी समाजवादी पार्टी है वो तो समाजवादी पार्टी। तो हम उम्मीदवारों को नहीं देखते, हम केवल पार्टी को देखते हैं, कौन खड़ा है, अपना व्यक्ति है या अपनी पार्टी है कि नहीं। हम यहाँ पर अपने आप को उनसे जोड़ के कनेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। और यहाँ पर हम कई बार क्या करते हैं, हमें जो मैक्सिमम वोट मिलने चाहिए हम उस मैक्सिमम वोट तक नहीं पहुंच पाते। अगला क्वेश्चन है भारत और ब्रिटेन की दल पद्धति का आपको कंपैरेटिव अंतर स्पष्ट करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रखा है और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। 8 पेज का उत्तर है, कुछ कमी नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करवा रखा है। अगला है राजनीतिक दल से आप क्या समझते हो और राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। तो राजनीतिक दल क्या करती है, आपको सबसे पहली बात तो ये बताना है। तो राजनीतिक दल क्या करती है, सत्ता पाने के लिए जो अन्य पार्टियों से संघर्ष करती है। राजनीतिक दल को हम उन उन राजनीतिक दल को हम उन राजनीतिक संगठन के रूप में समझ सकते हैं जो अपने विपक्ष के साथ कई बार अपने आप को विपक्ष से मजबूत दिखाने की कोशिश करती है ताकि वो सत्ता को नियंत्रण कर सके। और ज़्यादातर राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी या तो किसी विचारधारा के कारण बने या फिर भ्रष्टाचार के कारण बने। और कई बारी जो राजनीतिक दल है वो केवल और केवल शासन करने के लिए ही बनाए गए ताकि हम पूरी तरीके से उस पर शासन कर सकें, जनता पे शासन कर सकें। तो राजनीतिक दल, भारत में प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। तो भारत में कई सारे प्रमुख राजनीतिक दल बताए गए, जैसे मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। यहाँ पर आपसे विवरण क्वेश्चन जब बन ही रहा है तो कई सारे, जैसे भारत में बीजेपी है, कांग्रेस है, इसके अलावा आप देखोगे बीएसपी है। भारत के अंदर बहुत सारी राजनीतिक दल है। तो भारत में सबसे पहले प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से ऐसे यहाँ पर बताए गए, मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, इसकी परिभाषा दी गई है।
राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल का अभिप्राय ऐसे संगठनों से है जो देश की संपूर्ण समाज या व्यापक हितों में अपने साथियों के साथ हित को बढ़ावा देने की काम करती है, और इनका मूल उद्देश्य क्या है? राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। आप ध्यान रखना आप सभी को ये वाली बात। इसकी विशेषता क्या है कि भाई राजनीतिक दल अलग अलग तरह के लोगों से या अलग अलग भागों में अलग अलग कारणों से उत्पन्न हुए हैं। तो बहुत सारे राजनीतिक दल में स्थायी रूप से संगठित होते हैं, कई सारे अस्थायी रूप से संगठित होते हैं। भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी बना रखी है। साधारणतः राजनीतिक पार्टी बनाने का मेन रीजन ये है कि जनता के हित में काम करेगी, इसीलिए बनाए जाते हैं। लेकिन जनता का हित करते करते फिर ये अपने हित पे भी कई बारी आ जाती है। कई सारे उद्देश्य होते हैं इनके मैनिफेस्टो। जब आप चुनाव से पहले देखोगे तो एक राजनीतिक अपना पार्टी जो है वो क्या करना चाहती है, उसकी मूल विचारधारा क्या है, वो उनके मैनिफेस्टो में दिखाई दे जाती है। सभी दल अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हैं और बहुमत के निर्णय पर सदैव स्वीकार करते हैं, हमेशा वो स्वीकार करते हैं। अब इसमें बताया गया है राजनीतिक दल की कुछ क्यों इंपॉर्टेंट है हमें आपस में संगठित करने के लिए, हमें सिद्धांतों को समझने के लिए, है ना, संवैधानिक साधनों पर विश्वास पाने के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, और शासन में क्या करना चाहिए, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। ये सब ध्यान रखना है आप सभी को। और भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, जैसे भारत में सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? तो कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और इसका मूल उद्देश्य क्या था कि भाई भारत के अंदर एक ऐसा राष्ट्रीय मंच प्रदान करना ताकि वो अपनी बातों को अंग्रेजों के विरुद्ध रख सके। इसके अलावा ये 1907 में दो भागों में विभाजित हो गया, एक नरम दल और एक गरम दल। और 1969 में फिर ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम सिंडिकेट और इंडिकेट के नाम से जानते हैं। क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा। अगर कांग्रेस राजनीतिक समूह की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से टूटकर कई सारी राजनीतिक पार्टी बनी है, जैसे लोकतांत्रिक कांग्रेस, केरल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। इसके अलावा जन कांग्रेस, बंगला कांग्रेस अलग अलग पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, है ना। ऐसे बहुत सारी पार्टीज है जो इसे टूटकर बनी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, जो कि जनसंघ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा ना। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ नाम की एक राजनीतिक दल का निर्माण किया। वीर सावरकर के विचारों से हिंदुत्व को जोड़कर इनको देखा जाता है। ये हिंदुत्व स्थापित करने के लिए 1951 में भारतीय कांग्रेस के विरुद्ध में ये खड़ा होना इसका बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत ज़्यादा क्या किया, प्रयास करने के बाद में ये पार्टी बनाई थी। और बेसिकली हिंदू मुद्दों को लेकर ये ज़्यादातर राजनीतिक पार्टी एक्टिव रहती है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन, जिसे हम बोलते हैं आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे कई सारे संगठन हैं जो इनको डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा 6 अप्रैल 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी इसकी स्थापना करी। ध्यान रखना 1980 में, कब? 6 अप्रैल को इसकी स्थापना करी। और अटल बिहारी वाजपेयी इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। लाल कृष्ण आडवाणी जो है, और साथ में मुरली मनोहर जोशी इसके महासचिव बनाए गए। आपको ध्यान रखना है ये दल वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं को आदर्श मानकर आगे बढ़ती रही, काम करती रही। और कई बार हमने देखा है कि ये सत्ता में रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 1996 में इसने लोकसभा के चुनाव में काफ़ी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इसके अलावा 1998 से 2004 तक इसने शासन किया। 1998 में 2 बार शासन किया, आप सभी को पता है। और इसके अलावा मई 2014 से लेकर अभी तक शासन कर रही है। और देखो 2024 में क्या होता है बाकी। तो भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियों के बारे में डिटेल से बताया गया है, तो आप इन राजनीतिक पार्टियों को भी देखेंगे एक बारी। अच्छा, तो इसके अंदर बताया गया है इसके बाद में और भी बताया गया है, इसके बारे में और भी बताया गया है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। जैसे यहाँ पर भारत में बहुत सारी राजनीतिक दल है, इनके विकास के बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो भारत में बहुत सारी राजनीतिक दल है। तो भारत में राजनीतिक दलों का विकास का क्या चरण रहा है, आप सभी को 3 चरण याद रखना है। इसकी वीडियो बनी हुई है तो मैं इसका लिंक दे दूंगा। एक तो है आप सभी को ध्यान रखना 1952 से लेकर 1967 पहला चरण है ये। फिर 1967 से 77 दूसरा चरण है ये। 1977 से लेकर जो है 89 तक ये तीसरा चरण है। 89 से लेकर मई 2014 तक वो एक अलग चरण है। तो भारत के अंदर ये चरण ऐसे हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राज्य से आप क्या समझते हो? राज्य के प्रमुख तत्वों को बताना है। तो राज्य के प्रमुख 4 तत्व होते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। एक तो उसमें जनता होना चाहिए, उस पर भूखंड होना चाहिए, उस पर शासन होना चाहिए,
और शासन में भी आप सभी को ध्यान रखना है कि उस पर एक स्वयंप्रभु सरकार होनी चाहिए। स्वयंप्रभु सरकार का मतलब ये होता है कि वो अपने निर्णय खुद ले सके, ऐसी सरकारों को हम स्वयंप्रभु सरकार कहते हैं। आप सभी को याद रखना है। और इसके प्रमुख 4 तत्व बताए गए थे, चारों तत्व बता दिए। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो नीचे जैसे यहाँ पर बताया भी गया एक्सप्लेनेशन, तो आप कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखो 4 होते हैं, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। आत्मनिर्णय लेना जिसे हम सोवरेनिटी बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पर। इसके अलावा राज्य और साथ ही साथ में देखो ये गलत लिखा हुआ है शासन, तो ये शासन जो है इसमें अंतर बताना है आप सभी को। संप्रभुता क्या होती है इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया आपको। एक बार इसको आप देखेंगे, नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं, राष्ट्र राज्य का विकास कैसे हुआ है, तो ये वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बाकी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी होती जा रही है, मैं काफ़ी देर से आपको 1 घंटे से प्लस से ही पढ़ा रहा हूँ लगातार, तो मेरा भी गला दर्द होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नारीवादी से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप नारीवादी देख सकते हो क्वेश्चन। और नारीवादी में महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, आपको ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। महिलाओं की सहभागिता करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए, आप सभी को इसके अंदर 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में बताना है मेनली। और ये वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी मैं अपडेट करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। आपका एग्जाम कल है तो मे भी पॉसिबल है, पर सॉरी परसों है, तो आज ही मैं आप कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए है कि प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं और प्रतिनिधित्व के विभिन्न सिद्धांतों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। प्रतिनिधित्व का मतलब लोकतांत्रिक से, इसके क्या सिद्धांत है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन, आप तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में लिंक शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि लिंक से आप क्या समझते हैं और संघर्ष समाधान करने के लिए ये कैसे कार्य करता है, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। बाकी ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और केवल आधे घंटे के लिए ही ये PDF जो है वो फ्री में एक्सेस होगा आप सभी के लिए। बाकी इसके बाद में आप सभी को इसके लिए पे करने पड़ेंगे अगर आपको ये PDF चाहिए तो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।